हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम ऑनर्स के सब्जेक्ट इंग्लिश लाइफ एंड लिटरेचर की, जो कि सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट रहने वाला है और एक जीई सब्जेक्ट है। इसको हम वन शॉट में कवर कर देंगे। आपके इस सब्जेक्ट के अंदर 3 यूनिट है और 3 यूनिट से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, वो आपको मैं करा दूंगा, क्योंकि हर साल रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। और आपको हर एक यूनिट का मैं आइडिया दे दूंगा, जिससे क्या कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ भी जाता है तो बस करना है क्या, इस वीडियो को एंड तक देखना है आपको। और जब आपका सब्जेक्ट भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक वन, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बात करें पहले क्वेश्चन की, देखो क्वेश्चन की लेंथ काफी बड़ी रहती है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ताकि मिस्टेक कम से कम हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम ट्यूसडेज विद मोरी। तो ये जो है ना आपकी फर्स्ट यूनिट है ट्यूसडेज विद मोरी, आपको ध्यान रखना है। अब उसी के लाइन है, आपको ध्यान से पढ़नी और आंसर करना है। देखो, द कल्चर वी हैव डज नॉट मेक पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, यानी कि ऐसा कल्चर है ना जो हमको खुद के बारे में अच्छा फील नहीं करा सकता। वी आर टीचिंग द रॉन्ग थिंग्स, हम गलत चीज पढ़ा रहे हैं। एंड यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू से इफ द कल्चर डज नॉट वर्क डोंट बाय इट। और आप इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि अगर आपका कल्चर ठीक से काम नहीं कर रहा तो आप उसको मानो भी ना। और क्रिएट योर ओन, यानी आपको खुद अपना कल्चर क्रिएट करना है जो आपको अच्छा फील कराए। क्वेश्चन समझ आया? तो इन्हीं लाइंस के ऊपर आपको क्या करना है, कमेंट करना है अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट ट्यूसडेज विद मोरी, है ना। ये ध्यान रखना है। देखो आगे चले, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तभी तो आपको समझ आएगा भाई कि ये जो ट्यूसडेज विद मोरी है ये है किस बारे में। देखो, ट्यूसडेज विद मोरी इज अ टचिंग ऑटोबायोग्राफिकल, या आप यहाँ पे लिख सकते हो हार्ट टचिंग, ठीक है ना, बात एक ही होती है। हार्ट टचिंग ऑटोबायोग्राफिकल बुक रिटन बाय मिच एल्बम। ध्यान रखना है, मिच एल्बम जो है एक स्टूडेंट का यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं इस यूनिट के अंदर। और यहाँ पर जो मोरी है, यहाँ पर एक टीचर है, एक प्रोफेसर का काम ये कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, यानी इन्होंने खुद अपने एक्सपीरियंस पर बेस्ड ये लिखी है। और इट इज बेस्ड ऑन द रियल रिलेशनशिप बिटवीन मिच एंड हिज ओल्ड प्रोफेसर मोरी स्वार्ट्ज। ठीक है भाई, ध्यान आपको रखना है। तो उसके प्रोफेसर का नाम क्या है, मोरी स्वार्ट्ज है। एंड मोरी इज सफरिंग फ्रॉम अ डेडली डिसीज कोल्ड एलएस। अब जो इसका प्रोफेसर है ना मोरी, इसको एक डिसीज है जिसका नाम है एएलएस, ठीक है भाई, जो कि एक डेडली डिसीज है, जिससे क्या है धीरे धीरे जो आपकी बॉडी है वो वीक होने लग जाती है और आप धीरे धीरे डेथ के क्लोजर आने लग जाते हो। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? एंड इवन इन दिस पेनफुल कंडीशन मोरी टीच मिच, मिच को ना उसका स्टूडेंट है ना भाई। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या कर रहा है, मिच को पढ़ा रहा है, इंपॉर्टेंट लेसन दे रहा है लाइफ के बारे में, जैसे कि डेथ हो गया, लव हो गया, फैमिली एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो इनके बारे में सिखा रहा है किसको, अपने स्टूडेंट को, जिसका नाम क्या है, मिच एल्बो। समझ रहे हो भाई आप? ध्यान से सुनना मेरी बात जो बता रहा हूँ। तो ये कोर थीम है इस यूनिट की, है ना, जो आप इस यूनिट से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए जिसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे, इन ट्यूसडेज विद मोरी, मोरी स्वार्ट्ज क्रिटिसाइज मॉडर्न कल्चर बिकॉज ही बिलीव्स दैट सोसाइटी टीच पीपल द रॉन्ग वैल्यूज। तो जो मॉडर्न कल्चर है ना हमारे आज का, जो लोगों को भाई गलत वैल्यू सिखा रहा है ना भाई, रॉन्ग वैल्यू सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी आज हमारा कल्चर है वो लोगों को अच्छा फील नहीं कराता। मैं पूछता हूँ आपसे कि आप अपने आसपास रहते हो, जो कल्चर फॉलो करते हो, क्या कभी आपको अच्छा फील होता है? जो वैल्यूज वहां पर आपको दी जाती है, क्या उस सबको अच्छा फील होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो वही बोला है, द गिवन लाइन शो मोरीज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। तो जो लाइंस दिखाई थी ना मैंने आपको ऊपर, मतलब जो क्वेश्चन था हमारा, तो ये दिखाता है कि जो मोरी है ना, मोरी उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है, बहुत गहरी समझ है लाइफ को लेकर। एंड ही सेज दैट द कल्चर अराउंड अस डज नॉट मेक पीपल फील हैप्पी, पीसफुल और सेटिस्फाइड। जो हमारे आसपास कल्चर है वो लोगों को ना ही तो हैप्पी फील कराता है, ना ही शांति फील कराता है, और ना ही सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट फील कराता है। तो ऐसे कल्चर को हम क्यों माने जो हमारे लिए ना बना हो, वो एक समाज को लेकर चलता हो। तो ऐसे इनकी समझ है कल्चर को लेकर। एंड इंस्टेड इट क्रिएट्स प्रेशर, कंपटीशन एंड इनसिक्योरिटी। ये सब देने के बजाय बल्कि क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है ना, कंपटीशन क्रिएट करता है और इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है हम लोगों के बीच में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा चीजें जो समझाना मैं चाह रहा हूँ। व्हेन मोरी सेज द कल्चर वी हैव डज नॉट मेक पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, ही मीन्स दैट मॉडर्न सोसाइटी मेक्स पीपल फील इनकम्प्लीट, है ना भाई। तो अगर हमको अच्छा फील नहीं करा सकते, इसका मतलब क्या है, जो मॉडर्न सोसाइटी है वो क्या कर रही है, वो
भाई वो इनकम्प्लीट फील करा रही है कि जो इंसान है वो इनकम्प्लीट है, वो पूरा हुआ ही नहीं है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर सोसाइटी हमको क्या करना चाहिए, हमें सक्सेसफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, तो वाली चीज़ें होती है मॉडर्न कल्चर के अंदर। जिसको जो मोरी है ना वो साफ नाटते हैं कि भाई जिंदगी में हैप्पीनेस जरूरी है, पीस जरूरी है, वाली बात यहाँ पर ही कहते हैं। पीपल आर taught that they must earn more money, become famous, look beautiful, buy expensive things and achieve high status। ये तो सिखाया जाता है अपने को, वरना हमें सोसाइटी क्या करती है, हमें निचली नज़र से देखती है, निचले दर्जे से देखा जाता है, तभी तो हमको अच्छा फील नहीं होता। ये आप खुद महसूस कर सकते हो क्योंकि आप उस स्टेज में हो। बिकॉज ऑफ दिस पीपल स्टार्ट कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद अदर्स, और इसी वजह से क्या होता है, जो लोग हैं वो दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को। सही बात है। एंड दे फील दैट दे आर नॉट सक्सेसफुल इनफ और नॉट गुड इनफ। तभी लोगों को दिखता है कि भाई यार वो मेरे से आगे निकल गया है ना, मैं यहीं रह गया। तो कंपेयर करने वाली चीजें कहाँ से आई, हमें हमारे कल्चर ने ही तो दी है। तो वही वाली बात यहाँ पर ये कह रहे हैं, दिस क्रिएट्स सैडनेस, लोनलीनेस एंड डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है ना, इस वजह से क्या होता है, हम अकेले पड़ जाते हैं, हमें दुख होता है और हमें सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, है ना, दूसरों को देख के। हमने भले जिंदगी में कुछ हासिल कर लिया होगा, लेकिन अगर दूसरा हमसे कुछ ज्यादा हासिल कर लेता है तो हमको ऐसा फील होता है कि यार हमने तो कुछ अचीव करा ही नहीं है। समझ रहे हो, कि आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, मोरी सेज वी आर टीचिंग द रॉन्ग थिंग्स। हमें हर एक लाइन का मतलब बताते हुए चलना है, कमेंट करना है उस पर। तो मोरी कहते हैं कि भाई वी आर टीचिंग द रॉन्ग थिंग्स बिकॉज सोसाइटी गिव्स इंपॉर्टेंस टू मटेरियल सक्सेस। क्योंकि जो सोसाइटी है वो आपकी इनर सक्सेस, जो आपको सक्सेस को नहीं, आपने क्या जिंदगी में उखाड़ा, आपने क्या चीज़ें खरीदी नई नई महंगी, यानी आपकी जो मटेरियल सक्सेस है उसको इंपॉर्टेंस देती है इंस्टेड ऑफ ह्यूमन वैल्यूज की। भाई वो इंसान कितना अच्छा है ना, उसके अंदर कितनी कोर वैल्यूज है, उसको सब नजरअंदाज कर देते हैं। वही कहा जाता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो, वो नहीं देखता कि आपने जिंदगी में क्या करा है, इसको देखा जाता है। ठीक है, आपकी इज्जत वैसे ही होती है। इट टीच पीपल टू चेज मनी, पावर एंड फेम, बट इट डज नॉट टीच लव, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, फैमिली बॉन्ड्स एंड इमोशनल ऑनेस्टी। सही बात है भाई, जो हमको ये सिखाया जाता है ना मटेरियल सक्सेस, इससे हमको सिखाया जाता है भाई मनी को चेस करो, पावर लो, फेम लो, है ना, लेकिन हमको ये लव, काइंडनेस जैसी जो वैल्यूज है ये सिखाई नहीं जाती हैं, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू मोरी, मोरी वही प्रोफेसर है, ध्यान रखना है आपको, दीज ह्यूमन वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स से ज़्यादा जो है चीज़ें, जो अपनी ह्यूमन वैल्यूज है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मनी एंड सक्सेस कैन नॉट गिव रियल हैप्पीनेस। जो मनी है और जो मटेरियल सक्सेस है ना, ये आपको रियल हैप्पीनेस कभी दे ही नहीं सकती। वो दिखावे वाली हैप्पीनेस होती है, जब दूसरों को दिखाते हो। कभी जब जिंदगी में मान लो कुछ अर्निंग कर रहे हो, आप पूछना अपने आप से कि आप खुश हो या नहीं हो, जब आपको समझ आएगा कि रियल हैप्पीनेस क्या होती है। इफ अ पर्सन हैज नॉट लव और मीनिंगफुल रिलेशनशिप, है ना भाई, अगर इंसान के पास मीनिंगफुल क्या रिलेशनशिप नहीं है तो उसकी जिंदगी में हैप्पीनेस नहीं होगी, ध्यान आपको रखना है। आगे देखो भाई, और मोरी यहाँ पर ये बताते हैं कि जो मतलब मोरी जो है मिल्च को बताते हैं कि अ पर्सन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिजेक्ट हार्मफुल सोशल वैल्यूज। जितनी भी हार्मफुल सोशल वैल्यूज होती है ना, उसको रिजेक्ट करने वाला एक स्ट्रॉन्ग इंसान होना ही चाहिए, है ना भाई, अगर उसका कल्चर ठीक नहीं है तो। द लाइन इफ द कल्चर डज नॉट वर्क डोंट बाय इट, इसका मतलब है कि अगर आपका कल्चर ठीक नहीं है ना, और कल्चर जैसा भी उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो जो भी हमें सोसाइटी बताती है, बल्कि अपना भी थोड़ा दिमाग हमें लगाना चाहिए। और आगे सुनो, इफ सोसाइटी टीच रॉन्ग आइडिया, अगर सोसाइटी हमको रॉन्ग आइडिया सिखाती है, वी शुड हैव द करेज टू से नो, और हमें करेज होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम उसको नो कह पाए। ठीक है। एंड मोरी बिलीव्स दैट पीपल शुड थिंक इंडिपेंडेंटली एंड चूज व्हाट इज ट्रूली मीनिंगफुल फॉर देम। तो मोरी यहाँ पर यह भी विश्वास रखते हैं कि जो सही है ना, जो हमारे लिए मीनिंगफुल है, हमें उसी को चूज करना चाहिए और इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए, ना कि जो सोसाइटी ने हमको कह दी कि हाँ भाई ये करना चाहिए, हम वही कर रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। नहीं, ठीक है, जो आपको हकीकत में हैप्पीनेस देती हो, आपको मीनिंगफुल लगता हो, उसको चूज कीजिए और सोचिए इंडिपेंडेंटली। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना है। अब जो ये फ्रेज है क्रिएट योर ओन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी लाइन के अंदर है क्वेश्चन वाली। तो मोरी एडवाइस करते हैं मिल्च को कि क्रिएट हिज ओन कल्चर बेस्ड ऑन लव, कंपैशन, फैमिली एंड फ्रेंडशिप एंड इनर पीस। तो जो कल्चर है ना, खुद क्रिएट करो, जो किस पर बेस्ड हो भाई, इन सब वैल्यूज पर बेस्ड हो, जो सोसाइटी अपने को नहीं सिखाती है। दिस मीन्स दैट अ पर्सन शुड लिव अकॉर्डिंग टू गुड वैल्यूज। तो कहने का मतलब है, जो मॉडर्न कल्चर की बात करते हैं ना, वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं मोरी,
और वो कहते हैं कि ऐसा कल्चर हमें क्रिएट करना चाहिए जो सारी वैल्यूज़ को सिखाए, है ना भाई। तो एक ऐसा पर्सन जो है उसको कैसे जीना चाहिए, एक अच्छी वैल्यूज़ के साथ जीना चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू सोशल प्रेशर, ना कि एक सोशल प्रेशर जो होता है उसके साथ जीना चाहिए। क्योंकि हमारे घर वाले भी कहते हैं कि ऐसा कुछ करो कि भाई सब सोचे, है ना, हमारे समाज वाले सोचे कि ये लड़का क्या कर रहा है, ये लड़की क्या कर रही है, वही वाली बात है। मोरी हिमसेल्फ फॉलोज हिज दिस आइडिया, तो मोरी खुद भी इस आइडिया को फॉलो करता है, इवन दो ही इज सफरिंग फ्रॉम एलएस। मैंने बताया ना आपको ये एलएस डिजीज है, उसको इससे जूझ रहा है, सफर कर रहा है, एंड नोज दैट ही इज गोइंग टू डाई, और उसको पता है कि भाई मैं जाने वाला हूं, है ना, गोइंग टू डाई, बट जितनी लाइफ उसके पास है ना वो उसको अच्छे से जी रहा है ना भाई। तो इसको सोच के वो जाने वाला है, गोइंग टू डाई, तो अपनी ज़िंदगी को बिटर बना ले, बेकार बना ले, वो ऐसा नहीं करता। जितनी लाइफ है उसको अच्छे से एंजॉय कर रहा है और अपनी टीचिंग्स को बाकी सबको सिखा रहा है। He spent his last days teaching Mitch about life, death, love and humanity. समझे, तो ये सब सिखा रहा है मिच को। आगे देखो, These lines also show the contrast between Mori and modern society. जो लाइंस मैंने आपको बताई क्वेश्चन के अंदर, तो ये मोरी और जो मॉडर्न सोसाइटी उसके बीच में वह कॉन्ट्रास्ट भी दिखाती है, यानी किस प्रकार से मोरी क्या सोचते हैं और सोसाइटी कहाँ चल रही है, मॉडर्न कल्चर कहाँ चल रहा है, जो अपोजिटनेस से दिखती है कि दोनों विपरीत है, कॉन्ट्रास्ट है। Society values physical strength, wealth and success, but Mori values emotional strength, wisdom and human connection. तो सोसाइटी वैल्यू करती है, सही बात, आपकी मटेरियल सक्सेस को, है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ को, सक्सेस को, ये सब को, लेकिन मोरी आपकी जो वैल्यूज है ना, इनर वैल्यूज है, जिससे आप अच्छी रिलेशनशिप बनाते हो, है ना, वो उसको ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखना है आपको। और हिज बॉडी बिकम्स वीक बिकॉज ऑफ डिसीज, बट हिज माइंड एंड स्पिरिट रिमेन स्ट्रॉन्ग। जो उसका माइंड है, जो उसकी स्पिरिट है, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो उसकी बॉडी वो तो वीक है। एंड ही टीज दैट रियल सक्सेस इज नॉट अर्निंग मोर, रियल सक्सेस से ज़्यादा कमाना नहीं है, बट इन लविंग मोर एंड लिविंग मीनिंगफुली, ज़्यादा प्यार करना और मीनिंगफुल रहना। मीनिंगफुल रहने का मतलब है आपको ज़िंदगी में कुछ एम होना चाहिए, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास सिर्फ मनी है लेकिन ज़िंदगी में कुछ एम नहीं है, तो आपकी लाइफ मीनिंगफुल नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि दिस लाइंस एक्सप्रेस वन ऑफ द सेंट्रल मैसेज ऑफ ट्यूसडेज विद मोरी। तो जो मैंने आपको पीछे बताया ना, ये सेंट्रल मैसेज है ट्यूसडेज विद मोरी, जो ये आपका यूनिट है इसका। तो कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आपको इसी के रिलेटेड आपको इर्द गिर्द घुमा के लिखना है, ठीक है। एंड मोरी टीचर्स दैट वी शुड नॉट फॉलो कल्चर दैट मेक्स अस अनहैप्पी, इंस्टेड वी शुड क्रिएट आवर ओन लाइफ बेस्ड ऑन लव, काइंडनेस, फॉरगिवनेस एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, ये कंक्लूजन है आपका। तो दिस इज द ट्रू वे टू लिव अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। तो ये तरीका अच्छा है कि जिससे हम एक पीसफुल लाइफ जी पाए और हैप्पी लाइफ जी पाए, अगर हम इन वैल्यूज को फॉलो करते हैं और अपने अंदर डेवलप करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए भाई, व्हाट मेक्स मोरी एन ऑर्डिनरी ह्यूमन, आर हिज फियर्स एंड सडन बर्स्ट ऑफ क्राइंग। मतलब व्हाट मेक्स मोरी एन ऑर्डिनरी ह्यूमन, are his fears, sudden bursts of crying, knowing that he is getting closer to death with each passing day, है ना भाई। आगे, but what makes Moria superhuman is his courage and just for life despite knowing his fatal disease। देखो, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो मोरी है, क्या वो एक ह्यूमन है नॉर्मल, या ऑर्डिनरी ह्यूमन है, या एक सुपर ह्यूमन है। आपको दोनों के बारे में बताना है कि ऑर्डिनरी ह्यूमन है तो कैसे है, सुपर ह्यूमन है तो कैसे है। अगर मैं ऑर्डिनरी ह्यूमन की बात करूँ, क्योंकि वो भाई उसको भी डर लग रहा था क्योंकि मेरी लाइफ जाने वाली है ना, वो रो भी रहा था, है ना भाई, क्योंकि उसको पता है कि वो डेथ के क्लोजर है। लेकिन एक तरह से वो जो सुपर ह्यूमन कैसे हो गया, क्योंकि वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है, जस्ट फॉर लाइफ, जितनी लाइफ बची है उसको एंजॉय भी कर रहा है, क्योंकि वो मिच को सिखा रहा है ना भाई, हिम्मत दिखा रहा है। तो वही वाली चीज़ है। तो ये ऑर्डिनरी ह्यूमन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑर्डिनरी ह्यूमन अगर होता नॉर्मली तो भाई वो सिखाता नहीं, लास्ट अपने बेड रेस्ट करता वो, वही वाली बात है। उसको पता नहीं डिसीज के बारे में। तो एक्सप्लेन दिस पैराडॉक्स, पैराडॉक्स समझते हो ना आप, जहां पर दो अपोजिट वैल्यूज को, अपोजिट आइडियाज को एक साथ रख देते हैं, उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी है और ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं भी है। तो ये पैराडॉक्स है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये पैराडॉक्स रिलेशनशिप होती है
इस बुक के अंदर बता रखा है ट्यूसडेज विद मोरी। आपको इसी को एक्सप्लेन करना है कैसे यहाँ पे पैराडॉक्स हो रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। सुपर ह्यूमन है यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो कैसे, और ऑर्डिनरी है तो कैसे, तो ये पैराडॉक्स है। ये देखो, तो पैराडॉक्स मीन्स अ सिचुएशन वेयर टू अपोजिट क्वालिटीज एग्जिस्ट टुगेदर। जब दो क्वालिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती है तो उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। तो मोरी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो मोरी अपीयर्स टू बी एन ऑर्डिनरी ह्यूमन, क्योंकि मोरी हमको दिखता है एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है, लेकिन तो वो ऑर्डिनरी है लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखेंगे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हमको दिखता है। अब ऑर्डिनरी ह्यूमन अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई वो उसको भी डर फील होता है, उसको भी पेन फील होता है, उसको भी दुख होता है जैसे बाकियों को होता है, सही बात है। एंड एट द सेम टाइम ही अपीयर्स ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन, और सेम टाइम पे वो सुपर ह्यूमन भी क्या होता है, हमें दिखता है, अपीयर होता हुआ दिखता है, बिकॉज ही शोज ग्रेट करेज, हिम्मत दिखाता है, अपनी बुद्धि दिखाता है, विजडम एंड लव दिखाता है लाइफ के लिए, इवन वाइल फेसिंग डेथ, और वो डेथ फेस कर रहा है इसके बावजूद भी। ठीक है भाई, आगे देखो। मोरी इज अ ऑर्डिनरी बिकॉज ही डज नॉट हाइड हिज इमोशंस, है ना भाई। तो मोरी जो है ना एक ऑर्डिनरी क्यों है, क्योंकि उसने अपने इमोशंस को हाइड नहीं करे। एंड ही नोज दैट हिज डिसीज इज इनक्योरेबल, मतलब कि जो उसकी डिसीज है ALS, उसका इलाज नहीं करा जा सकता, है ना, इनक्योरेबल है। एंड दैट हिज बॉडी इज बिकमिंग वीक एवरी डे, उसकी बॉडी हर दिन वीक बन रही है, तो उसको पेन हो रहा है भाई, वो छुपा नहीं रहा है किसी से, सबको पता है। एंड समटाइम्स ही फील्स अफ्रेड ऑफ डेथ, और कभी कभार उसको डर भी लगता है डेथ से। एंड ही ऑल्सो क्राइज सडनली बिकॉज he understand that he will soon lose his independence, और उसको समझ आता है, रियलाइज करता है, वो समझता है कि बहुत जल्दी जो है ना अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको खो देगा, जो उसकी मूवमेंट है लाइफ की वो भी खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना है ना। तो क्योंकि उसको पता है, तो ये ऑर्डिनरी ह्यूमन होता है। जैसे हमें पता है बीमार पड़ रहे हैं हम, तो हमको ही पता है कि यार अगर ज़्यादा डिसीज हमको हो रखी है ना, बहुत सीरियस कंडीशन, हमको पता है कि कुछ दिन बाद हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, एंड जो मेरी इंडिपेंडेंस है, लाइफ चल रही थी, वो सब खत्म। ऐसा इसको भी लग रहा है, क्योंकि जैसे ऑर्डिनरी पीपल सोचते हैं ऐसे ये भी सोच रहा है ना, ये ध्यान रखना है। तो हमें दोनों के बारे में बताना है, ऑर्डिनरी है तो कैसे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी सुपर ह्यूमन है तो कैसे। अभी ऑर्डिनरी चल रहा है अपना। तो दीज फियर्स एंड टीयर्स शो दैट मोरी इज नॉट अ परफेक्ट और इमोशनलेस पर्सन। ये सब दिखाता है अपने को कि जो मोरी है एक इमोशनलेस पर्सन नहीं है और ना ही परफेक्ट इंसान है। ही इज एन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है हु सफर्स डीपली, जो कि डीपली सफर कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलो। However, Mori becomes superhuman because he does not allow fear to destroy him. और at the same time, मोरी सुपर ह्यूमन भी दिखता है अपने को। क्यों दिखता है, क्योंकि वो जो उसका डर है ना, डर तो उसको लगता है, लेकिन उस डर को वो अपने आप को खत्म करने नहीं देता है। जैसे वो मिच को सिखा रहा है ना, लाइफ के बारे में टीचिंग दे रहा है ना, तो वो डर के मारे उसको सिखाना बंद नहीं कर दे रहा है, वो लाइफ के बारे में सिखा ही रहा है ना, वो तो उसका कंपैशन है वो उसकी तरफ। तो वही बात है कि जो ये डज नॉट अलाउ फियर टू डिस्ट्रॉय इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एंग्री, होपलेस और बिटर, ही एक्सेप्ट हिज कंडीशन विद करेज। तो भाई वो गुस्सा हो गया या उसको डर लग रहा है या होपलेस हो गया, उसको पता चल गया भाई मरने वाला हूँ, तो इसको सोच के वो बिल्कुल होपलेस नहीं हो गया, बल्कि उसने एक्सेप्ट करा इस कंडीशन को विद करेज, यानी हिम्मत के साथ। आगे चलो। ही कंटिन्यूज टू मीट पीपल, वो लगातार लोगों से मिलना उसने कंटिन्यू रखा, लोगों से बात करता था, उनसे प्यार करता था एंड उनको गाइड करता था। ठीक है, एंड ही यूजेस हिज रिमेनिंग टाइम नॉट फॉर कंप्लेंट, तो उसका टाइम बचा हुआ तो ना ही वो कंप्लेंट के लिए यूज कर रहा है, बल्कि दूसरों को सिखाने के लिए एक मीनिंगफुल लाइफ क्या होती है उसमें अपना टाइम जो है अपना लगा रहा था। आगे देखो। मोर इज जस्ट फॉर लाइफ। ठीक है, जस्ट फॉर लाइफ मतलब सिंपल सा है कि भाई लाइफ के लिए इंजॉय रहना, कि जो लाइफ मेरे पास बची है उसको लिए इंजॉयमेंट दिखाना, है ना, एक रियलिस्टिक अप्रोच रखना कि हाँ लाइफ जो है उसको एंजॉय करो और बाकी लोगों को सिखाओ। तो मोर इज जस्ट फॉर लाइफ इज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटीज, इसकी अच्छी क्वालिटी है भाई, सही बात है। इवन वैन, क्योंकि देखो अधिकतर लोग जो बीमार पड़ते हैं ना, जिनको सीरियस डिसीज होती है भाई, वो हिम्मत हार जाते हैं, उनको लाइफ के लिए जस्ट रहता ही नहीं है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, तो ये मोरी की ग्रेटेस्ट क्वालिटी है। इवन व्हेन ही कैन नॉट वॉक और डू सिंपल डेली एक्टिविटीज, ही रिमेन्स इमोशनली अलाइव। जब ऐसी हालत होगी जब वो भाई जो डेली एक्टिविटी जो कर पाते हैं बंदे वो भी नहीं कर पा रहा और वो चल भी नहीं पा रहा, फिर भी जो इमोशनली वो जिंदा था, है ना भाई। ही इंजॉयज कन्वर्सेशन, उसमें जब वो चल भी नहीं पा रहा था, एक्टिविटीज भी नहीं कर पाता था, ऐसी हालत हो गई थी, फिर भी वो जो है कन्वर्सेशन करता था, है ना, म्यूजिक सुनता था, मेमोरीज अपनी याद करता था, अफेक्शन था ह्यूमन रिलेशनशिप का।
ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। आगे चले, he believes that love is the most important thing in life। जो लव है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान आपको रखना है लाइफ के अंदर। हिज बॉडी बिकम्स वीक, जो उसकी बॉडी है वो वीक हो जाती है, क्योंकि उसको एएलएस है, आपको पता हो कोई भी डिसीज होती है उसका बॉडी जो है वीक तो हो ही जाती है। एंड हिज स्पिरिट रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, जो उसकी स्पिरिट है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग रखती है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई बीमारी भी है ना, कि आप वीक फील करो, लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, कि हाँ भाई कोई बात नहीं सहन कर लेंगे, तो आप जी जाओगे, है ना, अब और आगे चल लोगे थोड़ा सा, कि आपको ध्यान रखना है। मोरी ऑल्सो टीच मिच दैट डेथ शुड नॉट बी इग्नोर्ड। मोरी मिच को ये भी सिखाता है ना, मिच का वही स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो मिच को ये भी सिखाता है जो डेथ है ना उसको इग्नोर नहीं करा जा सकता, डेथ सबके साथ होनी है। अब डेथ को मान, अगर डेथ के डर से अगर तो अपना काम ही ना करो, जिंदगी में आगे ही ना बढ़ो, तो गलत बात है ना भाई। तो अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट डेथ ही लर्न्स हाउ टू लिव प्रॉपर्ली। जब कोई पर्सन डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सीखता है कि भाई कैसे जिया जाए, हाउ टू लिव प्रॉपर्ली। एंड हिज फेमस आइडिया इज दैट वंस वी लर्न हाउ टू डाई वी लर्न हाउ टू लिव। तो इनकी इसका एक फेमस आइडिया है मोरी का, है ना, मोरिस वार्ड्स का, कहते हैं कि अगर हमने ये सीख लिया कि मरना कैसे है, तो हमने ये भी सीख लिया कि भाई जीना कैसे है, ठीक है। एंड दे शो हिज डीप विजडम, ये दिखाता है जो एक आइडिया है कि कितना गहरी समझ इसको है, कितनी गहरी बुद्धिमत्ता इसके अंदर है, विजडम है ना। ही टर्न्स हिज ओन सफरिंग इनटू अ लेसन फॉर अदर्स। जो खुद की सफरिंग है इसमें दूसरों के लिए क्या कर दिया, एक लेसन बना दिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी जो ये मिच है ना, मिच एल्बोम, ये अभी भी मतलब जिंदा है, ये 67 ईयर्स के हैं, ठीक है, 1958 में आई थिंक इनका जन्म हुआ था। लेकिन जो ये क्या अपने क्या कहते हैं प्रोफेसर जी हैं, है ना, ये मोरी जी, ये इनकी डेथ हो चुकी है 1995 में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान एएलएस से ही हुई थी। अब पैराडॉक्स देखो, द पैराडॉक्स ऑफ मोरीज कैरेक्टर इज दैट इज वीकनेस मेक्स हिम स्ट्रोंगर। तो पैराडॉक्स ये है कि जो मोरी की वीकनेस है ना वो इसको स्ट्रॉन्ग बना रही है, समझ रहे हो। एंड हिज इलनेस मेक्स हिम फिजिकली डिपेंडेंट, जो उसकी इलनेस है वो इसको क्या बना रही है, फिजिकली डिपेंडेंट बना रही है। बट स्पिरिचुअली ही बिकम्स मोर पावरफुल। तो फिजिकली डिपेंडेंट तो बना रही है दूसरों पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो स्पिरिचुअली और ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर एक साथ आ रही है, डिफरेंट क्वालिटीज एक साथ आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे पैराडॉक्स है, तो हमें इसी पैराडॉक्स को भाई एक्सप्लेन करना है, आपको ध्यान रखना है। एंड हिज क्राइंग शोज हिज ह्यूमैनिटी वाइल हिज करेज शोज हिज ग्रेटनेस। जो रो रहा है वो जो है ना, वो उसकी ह्यूमैनिटी को दिखाता है, जो उसकी हिम्मत है वो उसकी ग्रेटनेस को दिखाता है। वो पेन को एक्सेप्ट कर रहा है, बट ही डज नॉट लूज होप, है ना, वो पेन को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन वो हार नहीं मान रहा है, अपनी होप नहीं खो रहा है। एंड ही एक्सेप्ट डेथ बट द कंटिन्यूज टू सेलिब्रेट लाइफ। वो डेथ को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन लाइफ जो बची हुई है उसको वो क्या कर रहा है, वो इंजॉय भी कर रहा है, सेलिब्रेट भी कर रहा है। आगे देखो, जो मोरी है वो ये भी रिजेक्ट कर देता है कि जो मॉडर्न कल्चर की फॉल वैल्यूज होती है ना, फॉल्स वैल्यू, उसको भी रिजेक्ट कर देता है, उसको मानता ही नहीं है। सोसाइटी यूजुअली वैल्यूज फिजिकल स्ट्रेंथ, मैंने बता चुका हूँ ये, लेकिन ये सबको खत्म करता है, वो इनर वैल्यूज को अप्रिशिएट करता है। और जो मोरी है वो दिखाता है रियल स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो लव में, कंपैशन में, ऑनेस्टी और एक्सेप्टेंस में होती है। कि जो भी है एक्सेप्ट कर लो, है ना, ऑनेस्टी रहनी चाहिए, कंपैशन रहना चाहिए किसी भी चीज के लिए, और लव रहना चाहिए। और इन दिस वे ही बिकम्स अ मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड फॉर मिच। और इसी वजह से क्या है, एक मोरल और एक स्पिरिचुअल गाइड बन गया मिच के लिए, ठीक है। और दस मोरी इज बोथ एन ऑर्डिनरी मैन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। तो इसी टाइम पे जो है, जो मोरी है वो ऑर्डिनरी भी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग भी है, ठीक है। और ही इज ऑर्डिनरी बिकॉज ही फील्स फियर एंड सोरो लाइक ऑल ह्यूमन बीइंग्स। वो ऑर्डिनरी इसलिए क्योंकि उसको भी डर और सोरो लाइक ऑल ह्यूमन बीइंग्स को फील करता है। और वो सुपर ह्यूमन भी है क्योंकि वो डेथ को फेस कर रहा है, लेकिन करेज के साथ, डिग्निटी के साथ और लव के साथ, ठीक है। एंड थ्रू मोरी ट्यूजडेज विद मोरी टीच अस दैट ट्रू ग्रेटनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, है ना भाई। तो अगर सही में ग्रेटनेस देखी जाती है तो वो अब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बट द करेज टू लिव मीनिंगफुली डिस्पाइट फियर, बल्कि करेज के साथ रहो बिना डर के। ये क्या है, मीनिंगफुल लाइफ है, ठीक है, समझ रहे हो भैया क्या रहा हूं मैं।
तो यहाँ पर जो अपना ये क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डू यू एग्री दैट पाथेर पंचाली हाईलाइट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ इन रूरल बंगाल? इलस्ट्रेट योर आंसर विद रेफरेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। तो आपको क्या बताना है कि आप एग्री करते हो कि जो ये आपकी सेकंड यूनिट है ना, पाथेर पंचाली, ये हाईलाइट करती है हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ इन रूरल बंगाल। तो रूरल बंगाल के अंदर जो हार्श रियलिटीज होती है ना, जो दिखाई जाती, छिपाई जाती है, क्या उसको जो ये आपकी यूनिट है पाथेर पंचाली ये दिखाती है? ये आपको बताना, हाईलाइट करती है, बिल्कुल हाईलाइट करती है। तो इसी के बारे में बात करेंगे और इसी क्वेश्चन से ना आपको जो ये यूनिट है ना, आपको पूरा आइडिया लगा दूंगा, आइडिया बता दूंगा, मतलब कि भाई किस बेस्ड पर ये यूनिट है सेकंड वाली, और कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा ना आप कर पाओगे इजीली। समझ रहे हो? आगे देखो। तो यस, आई एग्री दैट पाथेर पंचाली हाईलाइट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ इन रूरल बंगाल। तो रूरल बंगाल के अंदर जो है हार्श रियलिटीज को क्या करती है? हाईलाइट करा गया है। ठीक है, देखो, विभूति भूषण बंदोपाध्याय प्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ अ पुअर। ये कौन है भाई? ये पाथेर पंचाली जो है ना, इन्होंने ही लिखी है। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। तो क्या कह रहा था मैं, तो ये जो विभूति भूषण बंदोपाध्याय है, प्रेजेंट करते हैं लाइफ ऑफ पुअर ब्राह्मण फैमिली लिविंग इन बंगाल विलेज। तो बंगाल विलेज के अंदर एक ब्राह्मण फैमिली जो कि बहुत पुअर है, उनकी लाइफ के बारे में यहाँ पर शो किया गया है। और थ्रू द फैमिली ऑफ हरियर, सर्वजया एंड दुर्गा एंड ओपू, द नोवेल शोज पॉवर्टी, हंगर, सोशल प्रेशर, इलनेस एंड ओल्ड एज, हेल्पलेसनेस एंड सफरिंग। तो थ्रू द फैमिली ऑफ, तो इनकी फैमिली के जरिए जो है, जो एक मेंबर्स भी हैं, हरिहर, सर्वजया, दुर्गा, ओपू, है ना भाई, तो इनकी फैमिली के जरिए ना ये नोवेल दिखाती है पॉवर्टी, हंगर, सोशल प्रेशर, इलनेस को, और ओल्ड एज और हेल्पलेसनेस को और सफरिंग को शो करती है। एट द सेम टाइम्स इट ऑल्सो शोज द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड चाइल्डहुड। और इसी टाइम पर पॉवर्टी को तो शो कर, जो कि एक हार्श रियलिटी का पार्ट है, लेकिन इसी सेम टाइम पे वो नेचर और चाइल्डहुड के बारे में भी बताती है कि जो नेचर और चाइल्डहुड है कितना खूबसूरत होता है बाकी चीजों से। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। द फर्स्ट हार्श रियलिटी शोन इन द नोवेल इज पॉवर्टी। तो पहली जो हार्श रियलिटी शो करी गई वो पॉवर्टी है। कैसे? देखो भाई, तो जो हरियर है ना, वो एक पुअर प्रीस्ट है और एक स्कॉलर है। ठीक है, और ही ड्रीम्स ऑफ गिविंग हिज फैमिली अ बेटर लाइफ। तो उसकी ड्रीम है कि एक बेटर लाइफ दे पाए अपने घर को, बट वो ज़्यादा अर्निंग कर नहीं पाता है, वो अनेबल टू अर्न इनफ मनी, है ना भाई। तो जो उसकी फैमिली है, कैसे रहते, पुराने से घर में रहती, जो बहुत बेकार सा घर है ना भाई, थोड़ा वीक सा घर है, ध्यान आपको रखना है। और उनके पास इनफ फूड भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, कंफर्ट भी नहीं है ना भाई। और जो सर्वजया है वो मैनेज करती है भाई पूरे घर को बहुत कम मनी के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। एंड दिस शोज द इकोनॉमिक स्ट्रगल ऑफ रूरल फैमिली। समझ रहे हो? तो जो ये हरिहर है ये बहुत गरीब है, इनफ मनी नहीं कमा पा रहा, लेकिन चाहता था मैं अपनी बेटर लाइफ दे पाऊँ। किसको? अपने परिवार को। लेकिन ये नाकाम रहा उस चीज़ के लिए। और जो ये सर्वजया है इस घर में घर संभालती है बहुत लिटिल मनी के साथ, बहुत कम मनी के साथ। ठीक है भाई, तो ये दिखाता है किस प्रकार से इकोनॉमिक स्ट्रगल ये झेल रहे हैं। आगे देखो, अनदर इंपॉर्टेंट रियलिटी इज द बर्डन ऑन वुमेन। जो दूसरी यहाँ पर रियलिटी शो करी गई है वो है बर्डन किस प्रकार से वुमेन के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर जो सर्वजया है ना भाई, हैज टू लुक आफ्टर द हाउस, चिल्ड्रन एंड डेली नीड्स ऑलमोस्ट अलोन। तो ये जो सर्वजया घर की पूरी जिम्मेदारी इसको अकेले ही संभालनी पड़ती थी घर की, क्योंकि हरियर कमा के लाता था थोड़ा सा, तो उसे पूरा मैनेज करती थी, बच्चों को, डेली की ज़रूरतों को, बच्चों को संभालती थी, घर को संभालती थी, वही चीज़। एंड शी फेसेस हंगर, शॉर्टेज ऑफ मनी एंड सोशल इंसल्ट एंड इमोशनल स्ट्रेस। तो इसी की वजह से भाई उसको हंगर यानी भूखी भी रहती थी वो, और शॉर्टेज ऑफ मनी देखने को मिलती थी, सोशल इंसल्ट और इमोशनल स्ट्रेस जो है फील करा करती थी। समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप जो गरीबी होती है ना भाई, वो समाज में रहने नहीं देती अपने को, ये आपको पता होगा। तो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी शी समटाइम्स बिकम्स हार्श टूवर्ड्स दुर्गा एंड इंदिर ठाकुरुन। ठीक है भाई, ध्यान रखना आपको, ठाकुरुन है, ठीक है ये। तो इसी वजह से बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, जो ये अपनी क्या नाम है इसका, सर्वजया है, कई बार ये जो गुस्से भी हो जाती थी, हार्श हो जाती थी किसकी तरफ, जो अपनी दुर्गा है और इंदिर है, ठीक है।
बट हर एंगर कम्स फ्रॉम हेल्पनेस, जिसको गुस्सा आ रहा है ना, तो ये दुर्गा वो इस पे निकाल रही है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि उसे कोई मदद करने वाला नहीं है, वो अकेले ही सब चीज कर रही है, एंड नॉट क्रुएल्टी, है ना, क्रुएल्टी नहीं है, वो एंगर इस वजह से आ रहा है, जो कंडीशंस है। तो थ्रू सर्वजया द नोवेल शोज द सफरिंग ऑफ पुअरर वुमेन, जो रूरल वुमेन होती है और जो गरीब होती है वो किस प्रकार से सफर करती है, वो हमको ये नोवेल दिखाती है। सेकेंड हार्श रियलिटी है, आगे देखो, और हार्श कंडीशन ऑफ ओल्ड एंड डिपेंडेंट पीपल, इसके बारे में भी हमको जो है ये नोवेल जो सेकेंड यूनिट आपकी सिखाती है थ्रू इंदिर ठाकुर। ठीक है भाई, तो जो ये इंदिर ठाकुर ने इसके बारे में बात करेंगे, तो जो ये इंदिर है ना, ये एक ओल्ड विडो है। ओल्ड विडो आप समझते हो भाई, ये एक कह सकते हो बूढ़ी है और ये विधवा है, ठीक है, विधवा है ये। तो ओल्ड विडो है जो कि दूसरों पर डिपेंड है भाई शेल्टर के लिए और खाने के लिए। और जो दुर्गा है ना भाई, उनको बहुत लव करती है, किसको, इंदिर को। बट सर्वजया ऑफन सी हर एज अ बर्डन, क्योंकि ऑलरेडी भाई शॉर्टेज ऑफ मनी है, तो हमेशा जो ये इंदिर है ना, इसको बर्डन देखा गया है। जो सर्वजया है वो बर्डन के तौर पर इसको देखा करती थी, एंड क्योंकि वो खुद गरीब है। और इंदिर से लोनलीनेस एंड डेथ शोज हाउ ओल्ड पीपल आर नेग्लेक्टेड इन पूरा रूरल सोसाइटी, कि जो गरीब सोसाइटी होती है वहाँ पर किस प्रकार से जो ओल्ड पीपल हो गए, ओल्ड लोग हो गए, उनको कैसे नेग्लेक्ट करा जाता है। ठीक है, ये दिखाया गया है, आपको ध्यान रखना। और जो दुर्गा's लाइफ है ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स रूरल हार्डशिप, शी इज अ लाइवली एंड इनोसेंट चाइल्ड, तो ये बहुत इनोसेंट चाइल्ड है ना। और दुर्गा की लाइफ दिखाती कैसे एक रूरल हार्डशिप, मतलब एक रूरल एरिया में किस प्रकार से मेहनत करनी पड़ती है, कितना हार्ड रहता है हर चीज को मैनेज करना। बट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी शी कैन नॉट एंजॉय नॉर्मल कंफर्ट्स, तो बच्ची है और जो नॉर्मल कंफर्ट होती है ना वो उसको जी नहीं पाती है। और शी समटाइम्स कलेक्ट्स और स्टील्स फ्रूट्स फ्रॉम नेबर्स, तो कई बार आसपास से भाई फ्रूट्स वगैरह चुरा लिए, करेक्ट कर लिए। विच ब्रिंग्स शेम एंड स्कोल्डिंग, जो कि उसको फिर शर्म, है ना, शेम होती थी उसको, और स्कोल्डिंग, कई बार उसको पीट भी दिया जाता था, डांट ही पड़ जाती थी किसी से। और दिस डज नॉट शो हर एज बैड, रेदर इट शोज हाउ पॉवर्टी अफेक्ट्स। अब ये कोई गलत चीज नहीं दिख रही है, वैसे तो गलत है, लेकिन जस्ट हम कंडीशन अगर इनकी देखते हैं तो उस हिसाब से गलत नहीं है, बल्कि ये पॉवर्टी का अफेक्ट है उनके ऊपर या दुर्गा के ऊपर। इवन द स्मॉल डिजायर्स ऑफ चिल्ड्रन, है ना, आप सोचते हैं अभी घर में फैला देते हैं, हम तो उठा के भी नहीं देखते, सही बात है, हमें हमारे पेरेंट्स बोलते रह जाते हैं बेटा ये खा लो, है ना, तो हम उसको इग्नोर कर देते कई बार। लेकिन आप देखो फ्रूट्स वगैरह के लिए भी जो बच्चा कैसे दूसरे जगह से चुरा रहा है, स्टील कर रहा है ना, तो दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी डिजायर है बच्चों की, चिल्ड्रन की, जो वो पूरी नहीं हो पाती है। वही है, तो जो हमारे पास होता है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। द मोस्ट पेनफुल रियलिटी इन द नोवेल इज इलनेस एंड लैक ऑफ मेडिकल केयर। तो क्या बोला मैंने यहाँ पर आपको कि जो सबसे पेनफुल रियलिटी है ना इस नोवेल के अंदर, वो है इलनेस और लैक ऑफ मेडिकल केयर। मेडिकल केयर समझते हो कि आपकी हेल्थ की अच्छे से केयर होना, उसकी कमी होना, और एक बीमारी आपको हो जाना इलनेस की, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एंड दुर्गा फॉल्स इल आफ्टर गेटिंग वेट इन द रेन, जो दुर्गा है ना भाई, वो बीमार हो जाती है जब वो गीली हो जाती है बारिश के अंदर। और बिकॉज ऑफ द फैमिली इज पुअर एंड हेल्पलेस शी डज नॉट रिसीव प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो वो गरीब है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलता है। फाइनली शी डाइज, और जो दुर्गा है वो मर जाती है। तो हर डेथ शोज द क्रुएल्टी ऑफ पॉवर्टी एंड द लैक ऑफ हेल्थ केयर इन रूरल बंगाल, तो रूरल बंगाल के अंदर किस प्रकार से हेल्थ केयर की कमी है ना, पॉवर्टी कहाँ किस हद तक है, ये हमको दिखता है, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ उस वजह से जो दुर्गा है उसकी डेथ हो जाती है। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक मोमेंट्स इन द नोवेल, और ये बहुत ट्रेजिक मोमेंट अगर देखा जाए नोवेल के अंदर, ठीक है। बाकी सब तो बर्डन फील कर रहे थे, गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसकी तो जान चली गई, ठीक है। आगे चले भाई, द नोवेल ऑल्सो प्रेजेंट्स द रियलिटी ऑफ माइग्रेशन फॉर लाइवलीहुड, तो जो ये अपनी नोवेल है ना, ये भी दिखाती है कि रियलिटी किसकी रियलिटी, माइग्रेशन फॉर लाइवलीहुड, यानी कोई जीविका के लिए आपको जीना है ना, कमाना है, तो उसके लिए कैसे लोग माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं अपनी जगह को छोड़कर। अब जो हरियर है ना, इसको अपना विलेज जो है छोड़ना पड़ा काम के लिए। ये दिखाता है कि जो रूरल बंगाल है वो प्रॉपर इनफ अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दे पा रहा है फॉर पुअर पीपल वाइल ही इज अवे। अब वो दूर है, आपको पता है, कमाने गया है,
तो जो सर्वजया है उसको सारी डिफिकल्टीज अकेले ही फेस करनी पड़ रही है। और व्हेन हरियर रिटर्न्स विद गिफ्ट्स ही फाइंड्स दैट दुर्गा हैज डेड। और जब भाई हरियर जो है ना वो आता है गिफ्ट्स के साथ, देखता है कि दुर्गा है वो मर चुकी होती है ना। तो दिस सीन शोज द डीप ट्रेजेडी ऑफ पुअर फैमिली लाइफ। तो ये सीन है दिखाता है कि इस प्रकार से एक ट्रेजेडी है पुअर फैमिली की, ठीक है, ये को ध्यान रखना है। तो आगे मैं चलूँ तो हाउएवर द नॉवल इज नॉट ओनली अबाउट सफरिंग। जो नॉवल है केवल सफरिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि ब्यूटी ऑफ विलेज, ठीक है, लाइफ थ्रू लिटरेचर। तो ब्यूटी ऑफ विलेज, एक जो गांव होता है ना वो कितना खूबसूरत होता है ना, एट लाइफ थ्रू नेचर। तो लिटरेचर आई थिंक मैंने बोल दिया था। तो जो विलेज की ब्यूटी है नेचर के थ्रू हमें यहाँ पर दिखा शो करी गई है इस नॉवल के अंदर। और जो ओपू है और जो दुर्गा है वो फील्ड को एंजॉय करते हैं, ट्रीज को एंजॉय करते हैं, बारिश को, बर्ड्स को, और विलेज के रास्ते जो पाथ बने हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बट इवन दिस ब्यूटी कैन नॉट हाइड द पेन ऑफ पॉवर्टी एंड लॉस। ब्यूटी अच्छी बात है, लेकिन वो जो पॉवर्टी का पेन है, गरीबी का दर्द है, वो खत्म नहीं हो सकता। नेचर गिव्स देम जॉय, नेचर खुशी देता है, लेकिन जो सोशल और इकोनॉमिक्स रियलिटी है ना वो हमेशा हार्श रहेगी, क्योंकि उसकी लाइफ नहीं बदल रही है। तो ये जो यूनिट है आपकी ना, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है कि भाई जो नेचर वो कितना खूबसूरत है, ऐसा क्यों होता है, कमेंट करो, है ना भाई। दुर्गा और जो इंदिर है इनके बीच की रिलेशनशिप बताओ। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है ना तो आप कर दोगे क्वेश्चन। आगे देखो, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से जो पाथेर पंचाली है ना वो एक रियलिस्टिक पिक्चर देती है रूरल बंगाल की, और दिखाती है कि भाई जो जो विलेज है की लाइफ है ना वो सिंपल और ब्यूटीफुल नहीं है, मतलब है तो, लेकिन फुल ऑफ पॉवर्टी, हंगर और इलनेस भी है, और सोशल प्रेशर भी, और वहाँ पर हेल्पलेसनेस भी है, मतलब वहाँ पर अगर कुछ हो जाता तो हमें मदद भी नहीं मिलती है। थ्रू हरियर फैमिली, जो हरियर की फैमिली है, इसकी फैमिली के थ्रू जो ये बंदोपाध्याय हैं प्रेजेंट करते हैं पेनफुल ट्रुथ को, जो कि ऑर्डिनरी रूरल लाइफ होती है ना विलेज की, वो इजी नहीं होती है ना भाई, बहुत तो दिक्कत होती है। और इमोशनल लैंग्वेज और इजी तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर प्रेजेंट द पेनफुल ट्रूथ ऑफ ऑर्डिनरी रूरल लाइफ इन इजी एंड इमोशनल लैंग्वेज, ताकि हर कोई कनेक्ट कर सके। और जो लाइफ है इजी नहीं होती है, इनके बता चुका हूँ आपको, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीइंग फेयर टू अदर्स विद रिलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम मूर्तिज वाइज एंड अदरवाइज। देखो पहले आप ये देखो, जो ये वाइज एंड अदरवाइज है ना, ये सुधा मूर्ति जी की एक बहुत सारी स्टोरीज की कलेक्शन है, ठीक है, ये थर्ड यूनिट है आपकी बुक के अंदर। तो वाइज एंड अदरवाइज इसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज है। इसलिए अब यहाँ सुनो कि आपको क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीइंग फेयर टू अदर्स, यानी हमें दूसरे के साथ क्या रहना है, फेयर रहना है, और हमें रिलेवेंट एग्जाम्पल्स भी देने हैं। कहाँ से एग्जाम्पल देंगे हम, जो वाइज एंड अदरवाइज के अंदर बहुत सारी स्टोरीज है, समझ रहे हो, कि ध्यान रखना, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो जो ये वाइज एंड अदरवाइज है ना, ये बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो हमको सिखाए हैं, है ना, मतलब बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमें सिखाते हैं किस बारे में, बीइंग फेयर टू अदर्स, कि हमें कैसे दूसरों के साथ फेयर रहना है। और बीइंग फेयर मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन विद जस्टिस, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, है ना भाई। फेयर रहने का मतलब क्या है, किसी के संग छल कपट मत करो, जस्टिस के साथ रिस्पेक्ट करो और काइंडनेस दिखाओ, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना कोई भेदभाव के। और इट ऑल्सो मीन्स नॉट जजिंग पीपल ओनली बाय देयर मनी, क्लोथ, कास्ट, सोशल स्टेटस और एजुकेशन। और यहाँ पर यह भी शो करता है कि जो लोग हैं ना उनको जज मत करो भाई इन सब बेसिस पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो सुधा मूर्ति जी हैं दिखाती है कि जो बहुत से लोग हैं सोसाइटी के अंदर वो अनफेयरली उनको ट्रीट करा जाता है, बिकॉज वो पुअर है ना भाई, ओल्ड है, अनएजुकेटेड है, हेल्पलेस है, ये ध्यान रखना है। सही बात है, ये होता है, एक्चुअल में होता है ये। और थ्रू हर स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज वाइज एंड अदरवाइज में उन्होंने दी है, तो बताती हैं, वो सिखाती हैं कि दैट एवरी ह्यूमन बीइंग्स डिजर्व डिग्निटी, कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसको डिग्निटी और रिस्पेक्ट की जरूरत होती है, वो डिजर्व करता है, ठीक है। एंड अ पर्सन में भी पुअर, एक जो पर्सन है वो भले गरीब रह सकता है ना, वो पुअर हो सकता है, बट ही और शी कैन स्टिल बी ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी जो है ईमानदार हो सकता है, ऑनेस्ट हो सकता है, काइंड हो सकता है और मोरली स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है।
आगे बात करें, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इन्होंने दिया है ना, कि इन्होंने दिया है सुधा मूर्ति जी ने, कंसर्न किसके लिए कंसर्न दिखाना है, पुअर और जो मार्जिनलाइज्ड पीपल है ना भाई। मार्जिनलाइज्ड पीपल वो होते हैं जो कि बहुत पिछड़े होते हैं, क्या पिछड़े होते हैं, जो बाकी लोगों से बहुत पीछे रह जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी सोसाइटी ने बहुत अत्याचार करा उनके ऊपर एंशियंट टाइम्स पर, पुराने टाइम पर, तो इस वजह से क्या है ये ऐसे रह गए हैं, तो इनके लिए बहुत कंसर्न है। तो बीइंग फेयर टू अदर्स, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना आप। तो ये पहला एग्जाम्पल आप ले सकते हो जो कि सुधा मूर्ति जी देती है ना, कंसर्न रखती है इनके बारे में। तो बहुत सारे स्टोरीज पे ना उन्होंने देखा है, शी मीट्स पीपल हु स्ट्रगल फॉर बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड मेडिकल हेल्थ। तो बहुत सी स्टोरी जो वाइज एंड अदरवाइज में उन्होंने लिखी है ना, वो दिखाते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं ना बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ के लिए बेचारे तरसते हैं, है ना, स्ट्रगल करते हैं, और सोसाइटी ऑफन इग्नोर्स देम, और सोसाइटी हमेशा उनको इग्नोर करती है, बट मूर्ति ट्रीट्स देम विद सिंपैथी। लेकिन जो मूर्ति जी है ना, सुधा मूर्ति जी हैं, एक सिंपैथी के साथ जो है उनको ट्रीट करती है। सिंपैथी समझते हो ना, जब हम दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हैं, वही वाली बात है। एंड शी बिलीव्स दैट हेल्पिंग सच पीपल इज नॉट चैरिटी अलोन, है ना भाई। तो वो ये भी बिलीव करते हैं सुधा मूर्ति जी कि अगर हम ऐसे लोगों की मदद भी कर देंगे ना, तो ये क्या है, ये चैरिटी नहीं है ये, बट ये ह्यूमन ड्यूटी है, एक हमारी ह्यूमैनिटी के तौर पर हमें ऐसा करना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, अब अलग अगला जो एग्जाम्पल है ना सुधा मूर्ति जी का उनकी स्टोरीज से, वो किसके लिए है भाई, वुमेन एंड चिल्ड्रन बीइंग फेयर टू अदर्स। तो दूसरों के लिए फेयर रहता है, तो पहला तो दूसरा पुअर और जो पिछड़े लोग हैं, और दूसरा जो कंसर्न है वो है भाई वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, है ना भाई। रिलेवेंट एग्जांपल्स बताने थे अपने को, तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पर अपने वुमेन एंड चिल्ड्रन का लिया है, जो कि इन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है इनके लिए। तो इन वाइज एंड अदरवाइज मैनी स्टोरीज शोज दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन सफर बिकॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। जो चिल्ड्रन है तो जो वुमेन और चिल्ड्रन है, वो सोशल इनइक्वालिटी और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। एंड मूर्ति हाईलाइट्स द नीड टू ट्रीट देम फेयरली एंड गिव देम एजुकेशन, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। तो भाई उनको भाई कैसे ट्रीट करना है, फेयरली ट्रीट करना है, उनको एजुकेशन, रिस्पेक्ट, बाकी सब चीज, रिस्पेक्ट भी दो, सपोर्ट भी दो, सब देना है उन्हें। एंड शी शोज दैट एजुकेशन कैन ब्रिंग कॉन्फिडेंस, और वो दिखाती है, बताती है कि जो एजुकेशन है वो कॉन्फिडेंस ला सकती है। एंड डिग्निटी टू पीपल हु आर यूजुअली इग्नोर्ड, उनको डिग्निटी दो भाई, है ना, डिग्निटी के थ्रू कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर जिनको इग्नोर करा जा रहा है, जो यूजुअली इग्नोर करे जाते हैं, ये ध्यान रखना। आगे चले, मूर्ति ऑल्सो टीच दैट फेयरनेस शुड नॉट डिपेंड ऑन अपीयरेंस। तो मूर्ति जी यहाँ पर यही बताती है कि जो फेयरनेस है ना, वो हमें अपीयरेंस को देखकर जज नहीं करनी चाहिए, भाई कोई कैसा दिख रहा है, कोई कैसा अपीयर हो रहा है हमारे सामने। और समटाइम्स रिच एंड एजुकेटेड पीपल बिहेव सेल्फिशली while poor and ordinary people show honesty and gratitude। क्योंकि यहाँ पर ये भी बताते हैं कि कई बार जो रिच लोग होते हैं ना, बहुत सेल्फिशली जो है, सेल्फिशली जो दिखते हैं अपने को, है ना, सेल्फिश दिखते हैं, उनका नेचर ही ऐसा होता है, वो अच्छे तरीके से हमसे बिहेव नहीं करते, ऑनेस्टी उनके अंदर नहीं होती है। लेकिन वाइल पुअर एंड ऑर्डिनरी पीपल, वो हमको ऑनेस्टी, ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट, काइंड दिखते हैं। तो आप समझ रहे हो ना भाई। तो अपीयरेंस से मत जाओ, वैल्यूज पर जाओ। थ्रू सच एग्जाम्पल शी शोज दैट वी शुड नॉट जज एनीवन बाय आउटर अपीयरेंस। तो हमें किसी को भी आउटर अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, और सोशल पोजीशन क्या है उसकी, वो समाज में कहाँ एग्जिस्ट करता है, उस पर बेस पर हमको क्या नहीं करनी चाहिए, हमें उसको जज नहीं करना चाहिए, बल्कि रियल वैल्यूज जो है उसके करेक्टर में लाया करती है, जिसे करेक्टर में है उसके हिसाब से हमें उसे जज करना चाहिए। समझ आया आपको, ये ध्यान रखना है। और जो बुक है ना अपनी वाइज एंड अदरवाइज, हमें ये भी सिखाती है कि जो फेयरनेस है ना, वो इंक्लूड करती है ग्रेटिट्यूड और ऑनेस्टी को। सही बात है, ये ध्यान रखना है। सम पीपल टेक हेल्प बट फॉरगेट काइंडनेस व्हाइल अदर्स रिमेंबर इवन स्मॉल एक्ट्स ऑफ सपोर्ट। कुछ लोग जो है भाई मदद लेते हैं और भूल जाते हैं, काइंडनेस भूल जाते हैं, है ना भाई। लेकिन जो अदर है, दूसरे जो हैं, वो स्मॉल एक्ट्स ऑफ सपोर्ट भी याद रखते हैं। और मूर्तिज एक्सपीरियंस शो दैट फेयर बिहेवियर मीन्स रिस्पेक्टिंग द एफर्ट्स एंड इमोशंस ऑफ अदर्स, है ना भाई। अगर हम फेयर बिहेवियर की बात करते हैं, इसका मतलब है जो हमारी मदद कर रहा है, हमें क्या करना है, उसके एफर्ट्स और जो उसके इमोशंस है ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, समझ रहे हो।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वाइज एंड अदरवाइज है वो हमें सिखाती है बीइंग फेयर टू अदर्स रहना थ्रू मैनी स्टोरीज, और इस स्टोरीज के अंदर वो अलग अलग ग्रुप के बारे में बात करती है और ह्यूमन वैल्यूज भी हमको सिखाती है। और सुधा मूर्ति एनकरेज रीडर्स टू बी कंपैशनेट, जस्ट एंड सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑल पीपल। हमें कंपैशनेट रहना है, सेंसिटिव रहना है लोगों की तरफ, स्पेशली द पुअर एंड नेग्लेक्टेड, जिनको नेग्लेक्ट करा गया है सोसाइटी में और जो गरीब है उनके खिलाफ स्पेशली हमें क्या करना है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करने की मदद करनी है। और जो बुक है वाइज एंड अदरवाइज रिमाइंड करते हैं अपने को कि दैट अ फेयर सोसाइटी कैन बी क्रिएटेड ओनली व्हेन पीपल ट्रीट ईच अदर विद इक्वालिटी, डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी। कि जो फेयर सोसाइटी है वो कब बनेगी, जब लोग खुद को एक दूसरे को ट्रीट करेंगे, कैसे, इक्वालिटी के साथ, डिग्निटी के साथ और ह्यूमैनिटी के साथ। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ब्रीफली राइट अ नोट ऑन एनी टू स्टोरीज दैट कन्वे कंपैशन एंड सोशल सेंसिटिविटी बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ वाइज एंड अदरवाइज। आपको ये बताना है, जो आपने वाइज एंड अदरवाइज पढ़ी है ना, तो आपको कोई भी दो स्टोरीज पर क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं भाई, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जो कि ये दिखाती हो, इसको कंपैशन को दिखाती हो और सोशल सेंसिटिविटी को दिखाती हो। ठीक है, ये दिखाना बताना है आपको कोई भी दो स्टोरी वाइज एंड अदरवाइज से। देखो भाई, जो वाइज एंड अदरवाइज है ना, सुधा मूर्ति जी ने इसको लिखा है और बहुत सारे रियल लाइफ स्टोरीज इसमें कलेक्शन है वाइज एंड अदरवाइज में, जो कि हाईलाइट करती है डाइवर्स शेड्स ऑफ ह्यूमन नेचर, क्योंकि अलग अलग नेचर को शो करती है ह्यूमन नेचर की। ठीक है, हियर आर टू स्टोरीज फ्रॉम द बुक दैट आर ब्यूटीफुली कन्वे कंपैशन एंड सोशल सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर दो स्टोरीज की बात करेंगे जो कि भाई कंपैशन और सेंसिटिविटी को शो करती है। सुधा मूर्ति हेल्प करती है यंग बॉय जो कि एक पुअर फैमिली से है और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करता है ना। शी सपोर्ट्स हिम फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक सपोर्ट करा उसको, होपिंग ही विल इवेंचुअली हेल्प हिज ओन कम्युनिटी, कि वो अपनी कम्युनिटी को हेल्प करेगा। और हाउएवर वंस ही बिकम्स सक्सेसफुल एंड मूव्स अब्रॉड, he completely forget his roots and even refuses to acknowledge the help he received। तो देख रहे हो आप, मतलब कि सुधा मूर्ति जी ने इसकी मदद करी, इसको इसकी एजुकेशन कंप्लीट कराई है ना, वो सक्सेसफुल हो गया लाइफ के अंदर और अब्रॉड चले गया और अपनी रूट्स भूल गया, वो कि कहाँ से वो आया था और जिसने उसकी मदद करी थी उसको भी एक्नॉलेज करना वो भूल गया। आप देख सकते हो है ना। अब इसी के ऊपर यहाँ पर जो है सेंसिटिविटी और कंपैशन की बात यहाँ पर भी करी गई है, ध्यान सुनना। So while the boy's action shows ingratitude, the story itself reflects Sudha Murti's deep social sensitivity। कि भाई सोशल यानी समाज में किस प्रकार की टेंशन चल रही है उसके लिए सुधा मूर्ति ने कैसे हेल्प करी। तो सोशल सेंसिटिविटी जो कि किसके पास, सुधा मूर्ति जी के पास है ना। लेकिन जो बॉय के एक्शंस थे वो कैसे थे, ग्रेटिट्यूड वाले नहीं थे, वो इनग्रेटिट्यूड वाले थे। एंड इट इलस्ट्रेट द कंपैशन रिक्वायर्ड टू हेल्प स्ट्रेंजर्स। ये दिखाता है, इट इलस्ट्रेट करता है कि जो कंपैशन है ना वो रिक्वायर होता है अगर हमें दूसरों की मदद करनी है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। हमें दूसरे से कुछ चाहिए नहीं, हमें कि दूसरे से हम मदद कर रहे हैं कि वो भी मुझे रिटर्न में कुछ देगा। इसको ये एक्सपेक्ट करे बिना हम क्या करें, दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये हमारा कंपैशन कहता है। ठीक है, और इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिमाइंडर टू द readers to remain sensitive to the struggles of those who helped us climb the ladder of success। और ये भी दिखाता है हमें यहाँ पर जो स्टोरी है अपनी, ये सर्व करती है हमको, सिखाती भी है, ये रिमाइंडर देती है अपने को कि जो रीडर है ना उनको हमेशा सेंसिटिव रहना चाहिए। किसके लिए, जो स्ट्रगल के टाइम पे जिन्होंने हमारी मदद करी है, हमको सक्सेस की लैडर चढ़ने में मदद करी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Critically comment on the narrative style and structure of Tuesdays with Mori। तो ये Tuesdays with Mori है ना, क्या करना है भाई आपको, यहाँ पर आपको इसके नरेटिव स्टाइल और जो स्ट्रक्चर है और Tuesdays with Mori का आपको ये बताना है। ठीक है, देखो जो Tuesdays with Mori है ना, रिटन बाय मिल्च एल्बम बता चुका हूँ, इज अ सेलिब्रेटेड मेमोर दैट कैप्चर्स द, मेमोर कहते हैं, ठीक है, वैसे इसको मेमोर पढ़ते हैं इसको, दैट कैप्चर्स द फाइनल लेसन्स ऑफ हिज डाइंग प्रोफेसर मोरिस वार्ड्स। अब जो ये मेमोर है ना,
इसका मतलब आप समझते हो, जो मेमोरी पर बेस्ड हो, अपना एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो। तो मिच एल्बम ने ना अपने अपनी मेमोरी के बेस पर लिखा है इसको, ये ध्यान रखना है। तो जो मिच एल्बम ने लिखा है क्या एक मेमोर है, ध्यान रखना। देखिए क्या करा भाई उन्होंने, दैट कैप्चर्स द फाइनल लेसन ऑफ हिज डाइंग प्रोफेसर मॉरिस वार्ड। उन्होंने क्या करा है, जो मॉरिस वार्ड जो उनके जो लास्ट डे, जो उनके डेथ होने वाले थे उस टाइम पे जो लेसन्स थे जो मिच को दिए गए थे, वो इन्होंने कैप्चर करे और अपनी इस बुक के अंदर लिखे भी हैं। द बुक्स नरेटिव स्टाइल एंड स्ट्रक्चर आर कीज टू इट्स इमोशनल इम्पैक्ट। जब इस यूनिट को हम पढ़ते हैं ना तो हम काफ़ी कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली, है ना भाई। तो इसका एक मेन रीज़न पता है क्या है, इसका नरेटिव स्टाइल ही है। और वो स्टाइल कौन सा है उसी की बात हम कर लेते हैं। देखो नरेटिव स्टाइल सिंपल एंड कन्वर्सेशनल। तो जो नरेटिव स्टाइल यूज़ करा है ना मिच एल्बम ने, वो कैसा है, सिंपल है और कन्वर्सेशनल है, ताकि हमको लगे हमसे ही बात हो रही है। तो Mitch album uses a very simple journalistic style. Since album was a sports columnist, he writes in short sentence and clear language. तो भाई सिंपल और जर्नलिस्टिक स्टाइल में लिखा है। और आपको पता भी होगा जो एल्बम है वो एक स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट भी है, जो कि एक शॉर्ट सेंटेंस और क्लियर लैंग्वेज में लिखा करते हैं। तो उनको तो एक एज मिलेगा ये लिखने का, जो कि सिंपल लिखा है ताकि हर बंदा उसको समझ पाए। अब देखो द कोच डायनामिक, तो यहाँ पर आपको पता है जो प्रोफेसर एक तरह से कोच की तरह काम कर रहे हैं, किसके लिए, मिच के लिए। द कोच डायनामिक यहाँ पर लिया है। दिस स्टाइल, द स्टाइल है, ये ध्यान रखना आपको, द कोच डायनामिक। द स्टाइल रिफ्लेक्ट्स अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। मोरी इज द कोच एंड मिच इज द प्लेयर। तो कोच डायनामिक यहाँ पर लिया है। और दिस मेक्स द हैवी टॉपिक ऑफ डेथ फील लाइक अ सीरीज ऑफ लाइफ लेसन्स रेदर देन अ डार्क ट्रेजेडी। तो ये डेथ होने वाली एक डार्क ट्रेजेडी हमको नहीं लग रही है, बल्कि क्या लग रही है, ये सीरीज ऑफ लाइफ लेसन्स लग रही है, क्योंकि यहाँ पर टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप दिखाया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमको ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। इमोशनल ऑनेस्टी भी देखो भाई, ये ध्यान आपको रखना है। ये हो गया इमोशनल ऑनेस्टी। द नरेटिव इज डीपली पर्सनल। जो नरेटिव स्टाइल यूज करा गया वो डीपली पर्सनल है। क्यों? क्योंकि एल्बम डज नॉट हाइड हिज ओन फ्लो, क्योंकि एल्बम ने अपने खुद के फ्लोस को छुपाया नहीं है। ही एडमिट्स ही वाज मटेरियलिस्टिक एंड लॉस्ट बिफोर रिकनेक्टिंग विद मोरी। समझ रहे हो भाई? तो ये बताते हैं, ये एडमिट करते हैं कि भाई मैं कैसा था, मटेरियलिस्टिक था। मटेरियलिस्टिक मतलब होता है कि आपको मटेरियल थिंग्स, मटेरियल सक्सेस ज़्यादा अच्छी लगती थी, आपको ये भी अचीव करना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ये पहले इन्हें एडमिट करा कि मैं ऐसा था। एंड लॉस्ट बिफोर रिकनेक्टिंग विद मोरी, और जब वो मोरी से कनेक्ट भी हुआ था ना उसके बाद, ये सब ये मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स थी, इसकी जो सक्सेस की इसको चाहती वो सब खत्म हो गई थी। ठीक है, अब ये इनर वैल्यूज को सपोर्ट करने लग गया था मिच भी, जो उसको मोरी ने सिखाई थी। एंड दिस ऑनेस्टी हेल्प्स द रीडर कनेक्ट विद द स्टोरी। और जो ऑनेस्टी है ना मिच की, है ना भाई, इससे क्या जो रीडर है वो कनेक्ट हो पाए। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर है भाई द फाइनल कोर्स। स्ट्रक्चर का नाम याद रखना क्या है भाई, द फाइनल कोर्स। इसमें आपको क्या बताना है कि द बुक इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ यूनिवर्सिटी सिलेबस। जो बुक ऐसे स्ट्रक्चर करी गई जैसे कि यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो, जो कि क्रिएटिव चॉइस है किसकी, मिच की। अब ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो पढ़ा रहा था वो कौन, प्रोफेसर था अपना वो मोरी, और ये स्टूडेंट था। तो एक यूनिवर्सिटी सिलेबस की तरह हमें लगता है स्ट्रक्चर इसको करा गया है इस बुक को, जो ट्यूजडेज विद मोरी है। द क्लासरूम सेटिंग, द स्टोरी इज फ्रेम्ड एज द लास्ट क्लास ऑफ एन ओल्ड प्रोफेसर्स लाइफ। स्टोरी को ऐसे फ्रेम करा गया है कि जो प्रोफेसर है ना वो क्या है, वो लास्ट क्लास की तरह दिखाया गया है। और उसी लास्ट क्लास में वो क्या कर रहा है, मिच को बहुत सारी क्या दे रहा है, वैल्यू सिखा रहा है लाइफ के बारे में। और देयर आर नो बुक्स बट द सब्जेक्ट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। और कोई बुक नहीं है लास्ट क्लास में, कोई बुक से नहीं पढ़ा रहा, बल्कि क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है द मीनिंग ऑफ लाइफ। एक्चुअल में कोई बुक नहीं है, मतलब कि वो द मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में उसको पढ़ा रहा है। आगे सुनो, क्रोनोलॉजिकल प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, कि कैसे क्रोनोलॉजी चलती है बुक के अंदर, ध्यान सुनना। द चैप्टर्स आर डिवाइडेड, जो चैप्टर्स है वो डिवाइड हो रखे हैं। कैसे? ध्यान सुनना मेरी बात। जो चैप्टर वो डिवाइड हो रखे हैं बाय द 14 ट्यूजडेज। आपकी यूनिट का नाम क्या है, ट्यूजडेज विद मोरी। तो ट्यूजडेज विद मोरी का मतलब आप समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर
14 ट्यूसडेज के बारे में बात करी गई है जो इन्होंने आपस में क्या करे, स्पेंड करे, किसने, मोरी और यहाँ पर अपने जो ये मिच है, ध्यान रखना। और ईच ट्यूसडे फोकस इज ऑन अ स्पेसिफिक थीम। अब देखो 14 ट्यूसडे यहाँ पर बिताए हैं, लेकिन चैप्टर हमको ऐसा दिखाया गया है कि लास्ट क्लास है, समझ रहे हो, और यहाँ पर उन्होंने स्पेंड करे, और हर एक जो ट्यूसडे 14 ट्यूसडे है, तो हर एक ट्यूसडे को क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक थीम पर फोकस करा जाता था, स्पेसिफिक चीजों को पढ़ाया जाता था। जैसे कि ये वर्ल्डली ग्रीड यानी जो लालच है, मैरिज है, फैमिली के बारे में, फियर ऑफ एजिंग कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं, एज होते जा रही है, और फॉरगिवनेस, ठीक है भाई। तो इन सब के बारे में जो है उसको लाइफ के बारे में सिखाया करता था। तो 14 ट्यूसडे स्पेंड करे उन्होंने साथ में। आगे देखो, और यहाँ पर उन्होंने फ्लैशबैक का स्ट्रक्चर की बात करें, नैरेटिव स्टाइल तो सिंपल और कन्वर्सेशनल है, जनरलिस्टिक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात चल रही है हमारी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, फ्लैशबैक का यूज भी करा है। फ्लैशबैक समझते हो ना आप, कि अभी हम जी रहे हम अपने पास्ट में चले जाए, सोचने लग जाए, तो फ्लैशबैक उस होता है, फ्लैशबैक कहते हैं उसको। तो टू गिव द स्टोरी मोर डेप्थ, स्टोरी को और डेप्थ में ले जाने के लिए क्या करा है इसने, जो एल्बम है उसने फ्लैशबैक्स का यूज करा है। एल्बम इंसर्ट्स फ्लैशबैक्स टू हिज कॉलेज डेज इन 1970s। तो 1970s में जो उसके कॉलेज के डेज थे उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है इस बुक के अंदर। जो यूनिट है ना, ट्यूसडे विद मोरी है, तो बुक है यहाँ पे यूनिट दे रखी है, ध्यान रखना। तो पर्पस क्या था इसका, दिस सीन्स शो अस हु मोरी वाज बिफोर ही गॉट सिक एंड हु मिल्च वाज बिफोर ही बिकम्स अ बिजी एंड स्ट्रेस्ड एडल्ट। तो ये दिखाता है, पर्पस क्या है, दिखाता है कि भाई कौन क्या था पहले। भाई मोरी कौन थे बीमार होने से पहले, मोरी कौन थे बीमार होने से पहले, और मिच कैसा था बिफोर ही बिकम अ बिजी स्ट्रेस्ड एडल्ट। तो स्ट्रेस एडल्ट और बिजी बनने से पहले जो मिच था वो कैसा था, और बीमार होने से पहले मोरी कैसे थे। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की बात देखो, कॉन्ट्रास्ट क्या है, इट हाईलाइट्स द देन वर्सेस नाउ। देन वर्सेस नाउ को हाईलाइट करा जाता है कि देन और नाउ, है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर बात करी गई है कि भाई ऐसे मिच है ना, वो पहले कैसा था अब कैसा है। पहले वो कैसे जीता था, मटेरियलिस्टिक सक्सेस को मानता था, अब वो इनर वैल्यूज इनर सक्सेस को मानता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ पर करी गई है। और मेकिंग मोर इज फिजिकल डिक्लाइन मोर मूविंग एंड विच इमोशनल ग्रोथ मोर ऑब्वियस, है ना भाई। जैसे कि उस देन पहले कैसा था, जो अपना मोरी था फिजिकली ठीक थे, लेकिन जैसे सिक हुए बीमार पड़े वो फिजिकली क्या होगा, खराब होने लगे, वीक होने लगे, उनकी डेथ हो गई। तो देन वर्सेस नाउ ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ही जो अपना ये मिच है इसका भी तो इमोशनल ग्रोथ हुई है, पहले नहीं थी अब हो गई ग्रोथ, तो ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर इन्होंने सिंबलिज्म का भी यूज करा है। इसका स्ट्रक्चर बोलता है द पिंक हिबिस्कस प्लांट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका भी यूज यहाँ पर इन्होंने करा है, सिंबलाइज्ड करा है। सिंबलाइज्ड समझते हो ना, सिंबलिज्म का मतलब कि किसी एक चीज को हमने किसी से सिंबलाइज कर दिया, तो हम इसको बता रहे हैं जो सिंबलाइज्ड चीज है, और वो इस चीज को सिंबलाइज कर रही है। जैसे कि देखो, द स्ट्रक्चर ऑफन डिफरेंसेस अ पिंक हिबिस्कस प्लांट सिटिंग ऑन मोरिस विंडो सील, है ना, जो कि उसकी विंडो के पास है। हिबिस्कस प्लांट है उसकी विंडो के पास है, तो उसको एज ए रेफरेंस लिया है मिच ने। एज मोरिस हेल्थ फेड्स द प्लांट ऑल्सो बिकम्स टू विदर। तो जैसे ही जो उसकी हेल्थ है मोरी की वो फेड हो रही है, तो उसका प्लांट भी क्या हो रहा है, वैसे ही क्या जरा फेड होते जा रहा है, मतलब जो मुरझाते जा रहा है। एंड दिस एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल टाइमर। तो जो ये रेफरेंस दिया गया है इस प्लांट का, है ना, और उसकी हेल्थ का, तो ये एक्ट कैसे करता है, स्ट्रक्चरल टाइमर की तरह एक्ट करता है, और अ विजुअल मेटाफोर फॉर द नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ, कि कैसे एक नेचुरल साइकिल रहती है लाइफ की, मतलब पैदा होता है फिर धीरे धीरे मर जाता है। तो ये मेटाफोर समझते हो, जहां पर कंपैरिजन करा जाता है दूसरे से। तो यहाँ पर प्लांट को कंपेयर कर दे किससे, उसकी हेल्थ से। यहाँ पर दिखाया गया कैसे नेचुरल साइकिल है लाइफ की, प्लांट भी कैसे कैसे धीरे धीरे फेड हो रहा है, जैसे उसकी हेल्थ फेड हो रही है। एंड डेथ, ठीक है ना भाई, नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, एंड रेनफोर्सिंग द बुक्स सेंट्रल मैसेज। और कैसे जो है ये रेनफोर्स करती है जो बुक का सेंट्रल मैसेज है, समझ आया। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिटिकली कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ बंदोपाध्याय नोवेल पाथेर पंचाली सॉन्ग ऑफ द रोड। तो आपको कमेंट करना है, यानी टिप्पणी करने के तरीके से किस पर, जो टाइटल है बंदोपाध्याय नोवेल,
जिसका नाम है पाथेर पंचाली सॉन्ग ऑफ द रोड। ये पूरा आपको याद रखना है, पाथेर पंचाली, ये पूरा नाम है इस नोवेल का। ठीक है, आपको इसके टाइटल पर कमेंट करना है, टाइटल क्या बता रहा है, क्या सिग्निफिकेशन है इस टाइटल की। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। देखो, तो ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय है ना, इनकी जो नोवेल है पाथेर पंचाली, नाम तो पाथेर पंचाली है, इसका अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो बनता है अपना सॉन्ग ऑफ द रोड। समझ रहे हो, ट्रांसलेट करने के बाद बनता है अपना सॉन्ग ऑफ द रोड। हैज अ टाइटल दैट इज अ डीपली सिंबॉलिक एंड एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को समझने के लिए बहुत जरूर एसेंशियल है। अब यहाँ पर हम इस टाइटल के बारे में जानेंगे, और ये बंगाली नोवेल है। ठीक है, विभूति भूषण वाली बंगाली नोवेल है। तो पहले इस टाइटल का लिटरल मीनिंग जानते हैं। जैसे कि जो वर्ड है पाथेर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑफ द रोड। द वर्ड पाथेर मीन्स ऑफ द रोड एंड द पंचाली रेफर्स टू अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ सॉन्ग और नरेटिव पोयम। तो पाथेर पंचाली नाम है, तो पाथेर का मतलब है ऑफ द रोड, और जो पंचाली है इसका मतलब होता है फोक सॉन्ग या नरेटिव पोयम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जब भी तो इसको ट्रांसलेट करने पे क्या बना, सॉन्ग ऑफ द रोड। ऑफ द रोड पाथेर और सॉन्ग अपना पंचाली, ये ध्यान रखना है। तो बंगाल के अंदर ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग और नरेटिव को दिखाता है ये पंचाली। ठीक है भाई, तो देयरफॉर द टाइटल लिटरली मींस सॉन्ग ऑफ द रोड। इसे लिटरली अगर हम जाते हैं ना मीनिंग के तौर पर, तो सॉन्ग ऑफ द रोड जो है ऐसा ट्रांसलेट ये होता है। आगे देखो, द रोड एज जर्नी ऑफ लाइफ। अब ट्रांसलेट करने के बाद जो रोड आता है ना, इसका मतलब कोई रोड नहीं है, फिजिकल पाथ की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बल्कि जो रोड है ना टाइटल के अंदर, एक फिजिकल पाथ नहीं है विलेज के अंदर। विलेज का नाम क्या है? निश्चिंदीपुर है, ध्यान रखना है। बल्कि जो ये रोड है ये जर्नी ऑफ लाइफ को शो करता है, ध्यान रखना है। फॉर द प्रोटेगनिस्ट अप्पू, द रोड इज अ सिंबल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड द फ्यूचर। ठीक है, अप्पू जो ये अपनी नोवेल है इसके अंदर क्या है, एक तरह से कह सकते हो करेक्टर है, मेन करेक्टर आप कह सकते हो है। ठीक है भाई, अप्पू। तो जो रोड है ना, ये सिंबल ऑफ क्यूरियोसिटी है एंड फ्यूचर को लेकर है। ठीक है, ध्यान रखना है, फ्यूचर और क्यूरियोसिटी को सिंबलाइज करती है। इट रिप्रेजेंट द मूवमेंट फ्रॉम द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड टू द हार्श रियलिटीज ऑफ एडल्टहुड। कैसे भाई बचपन से लेकर, बचपन जब अपना बहुत इनोसेंट होता है, कैसे वो आगे चलकर क्या है एडल्टहुड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हमें हार्श रियलिटीज को देखना पड़ता है। समझ रहे हो, ये सिंबलाइज्ड है क्यूरियोसिटी और फ्यूचर को लेकर, जो कि अपने को कौन है, ये अपना रोड जो है जर्नी ऑफ लाइफ, ये शो करता है, सिंबल है ये। अगला है द सॉन्ग ऑफ स्ट्रगल एंड जॉय। अब जो ये सॉन्ग है ना, यहाँ पे स्ट्रगल और जॉय को यहाँ पर क्या करा है, सिंबलाइज करा है, क्या सजेस्ट करा है। जो ये वर्ड है पंचाली, सजेस्ट अ म्यूजिकल और पोएटिक क्वालिटी। आपको ही पता है, मैंने ऊपर बताया ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग, फोक पोयम है ये पंचाली, तो ये म्यूजिकल और पोएटिक क्वालिटी के बारे में बताती, सजेस्ट करती है। इवन दो द करेक्टर्स अप्पू, दुर्गा एंड देयर पेरेंट्स, अप्पू है, दुर्गा है एंड उनके पेरेंट्स है, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी और ट्रेजेडी क्या कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं। लेकिन जो नोवेल है वो डिस्क्राइब करती है उनकी लाइफ को एक सेंस ऑफ लिरिकल ब्यूटी, है ना। लिरिकल ब्यूटी मतलब वही म्यूजिकल जो ब्यूटी है उसी के बारे में बात करी जा रही है। और द टाइटल सजेस्ट दैट लाइफ डिस्पाइट इट्स सोरोज हैज अ रिदम एंड अ सॉन्ग वर्थ हियरिंग। ठीक है भाई, तो दिखाता है कि भाई ऐसी पॉवर्टी होने के बावजूद भी जो एक लाइफ है ना, हमें एक रिदम के साथ, एक सॉन्ग के साथ जीनी चाहिए, जिसको एक वर्थ है सुनना। ठीक है भाई, और इट रिफ्लेक्ट्स द हार्मोनी बिटवीन ह्यूमन इमोशंस एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब जो यहाँ पर बात करी गई है ये लिरिकल ब्यूटी, इसका मतलब यहाँ पर नेचर की ब्यूटी से भी है, तो ध्यान रखना है। तो रिफ्लेक्ट करती है, ये जो सॉन्ग वर्ड है ना टाइटल के अंदर, रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन इमोशंस और ब्यूटी ऑफ नेचर, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट भी करता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट भी करता है, हार्मोनी भी दिखाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे चले, एक यूनिवर्सल अपील भी है। देखो, बाय कॉलिंग इट अ सॉन्ग ऑफ द रोड, सॉन्ग ऑफ द रोड का मतलब समझते हो आप, है ना, जो जर्नी है लाइफ की, उसमें कैसे हम नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा टाइटल का मतलब है एक तरीके से। तो ये सॉन्ग ऑफ द रोड कहकर ना हम क्या कर रहे हैं, जो ऑथर है इस स्टोरी को यूनिवर्सल बना दे रहे हैं, इस स्टोरी को क्या बना दे रहे हैं, यूनिवर्सल बना दे रहे हैं। और एवरीवन इज अ ट्रैवलर ऑन द रोड ऑफ द लाइफ। समझ रहे हो ना भाई, रोड का मतलब है लाइफ से, जर्नी की, लाइफ की जर्नी क्या है उस पर बेस्ड है ये।
तो इसी वजह से क्या हर कोई ट्रैवलर है जो कि क्या कर रहा है, अपने लाइफ के रोड पर ट्रैवल कर रहा है। और द स्ट्रगल ऑफ द रे फैमिली आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ स्मॉल विलेज। ठीक है, जो ये हरियर की जो फैमिली है ना, हरियर की जो फैमिली है वो एक केवल लिमिटेड नहीं एक स्मॉल विलेज से, बल्कि दे रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल ह्यूमन स्पिरिट दैट कीप्स मूविंग टूवर्ड्स डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो स्ट्रगल है इनकी फैमिली के भाई कि कैसे एक स्मॉल विलेज में है और कितनी पॉवर्टी है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिवर्सल लोगों को कि कैसे कि जो लोग हैं उनको ऑब्स्टिकल आते हैं, वो पॉवर्टी में जी रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या है उसको फेस कर से करते हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश वो करते हैं, है ना। विलेज छोटा सा है लेकिन रिप्रेजेंट सबको कर रहा है जो पॉवर्टी में जी रहे हैं। कनेक्शन टू द सिक्वल, तो कनेक्शन क्या है, ध्यान सुनना। द टाइटल सेट्स द स्टेज फॉर अपूज कॉन्स्टेंट मूवमेंट। जो अपू है ना वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कह सकते हो क्यूरियस है, ठीक है, मेहनत करता है। तो जो ये टाइटल है ये सेट करता है स्टेज फॉर अपूज कॉन्स्टेंट मूवमेंट। एंड इन दिस बुक द रोड लीड्स हिम अवे फ्रॉम हिज विलेज। जो रोड है उसको अपनी विलेज से वो दूर ले जाते हैं। इन द सिक्वल, है ना, द रोड कंटिन्यू टूवर्ड्स अ सिटी। द टाइटल परफेक्टली कैप्चर दिस थीम ऑफ कॉन्स्टेंट ट्रांजिशन एंड ग्रोथ। तो भाई कैसे विलेज से वो कहाँ जा रहा है, सिटी की तरफ जा रहा है। अब ये इसको दिखा रहा है लाइफ ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ, जो कि रोड दिखा रहा है अपने को, है ना, रोड के थ्रू सिंबलाइज हो रहा है कि कैसे वो ग्रोथ कर रहा है और विलेज से वो सिटी में जा रहा है। ये जो टाइटल है परफेक्टली कैप्चर करता है कि कैसे कांस्टेंट तरीके से ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो इसी के साथ आपकी जो ये वीडियो है ये फिनिश हो जाती है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना है। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, पर्सनली आप हमसे इंस्टाग्राम पर ही पूछ सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।